नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एंड वेलकम बैक। तो अभी लास्ट क्लास में हमने चंडीगढ़ जेबीटी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2022 में हुआ था वो डिस्कस किया था, जिसके 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपके 10th लेवल के थे। यानी कि उसके लिए आपको 10th की बुक में से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा जिसमें चंडीगढ़ जेबीटी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी वो सारी ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप वो क्लास वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। क्या उनका लेवल रहेगा, कहां से हमें उनकी तैयारी करनी है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप भी कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा ताकि साथ के साथ करें तो आपको पता लगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। The price of commodity X increases by 40 paisa every year, while the price of commodity Y increases by 15 paisa every year. If in the 2014 the price of commodity X was 4.20 and that of Y was rupees 6.30, in which year commodity X will cost 40 paisa more than the commodity Y? इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि X कोई एक वस्तु है जिसकी कीमत में हर साल 40 पैसे की वृद्धि होती है, जबकि एक वस्तु Y है जिसकी कीमत में हर साल 15 पैसे की वृद्धि होती है। यदि साल 2014 में वस्तु X की कीमत 4 रुपए 20 पैसे थी और वस्तु Y की कीमत 6 रुपए 30 पैसे थी, तो किस वर्ष वस्तु X की कीमत वस्तु Y से 40 पैसे अधिक होगी? यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वस्तु X है उसका रेट वस्तु Y से 40 पैसे अधिक कितने साल बाद हो जाएगा? ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि क्वेश्चन में है क्या। जो वस्तु X है उसका 2014 यानी कि 2014 में जो प्राइस है वो है 4.20 यानी कि 4 रुपए 20 पैसे उसका प्राइस है, जो कि हर साल कितना बढ़ रहा है? 40 पैसे। हर साल उसमें 40 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि एक साल बाद उसका रेट अब क्या हो जाएगा? 0.40 इसमें और ऐड कर दो। ठीक है, ये 0.40 क्यों लिखा? क्योंकि 40 पैसे के अगर हम रुपए बनाएंगे तो हमें उससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो अगर 40/100 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.40। ठीक है, तो एक साल के बाद उसमें ये बढ़ जाएगा, उससे अगले साल फिर उसमें 40 पैसे बढ़ेंगे, उससे अगले साल फिर उसमें 40 पैसे बढ़ेंगे और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली ये तो एक्स की बात की, इसी तरह से वाई जो है उसका जो आज प्राइस है यानी कि 2014 की जो बात हो रही है उसमें जो प्राइस है वो है 6.30 यानी कि 6 रुपए 30 पैसे की वो वस्तु है, जिसमें हर साल 15 पैसे का इंक्रीज हो रहा है। तो 15 पैसे के रुपए बनाएंगे तो 0.15 ये उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, फिर अगले साल 0.15, फिर अगले साल 0.15, तो ऐसे ये प्राइस बढ़ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कितने साल के बाद, हमें नहीं पता, हमने कहा कि टी साल के बाद, मान लो टी साल। अब वो टी साल भाई 2 साल भी हो सकते, 4 साल, 5 साल, जितने मर्जी हो, टी साल के बाद ये जो अमाउंट बनेगी ये इस अमाउंट से 40 पैसे ज्यादा बननी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये टी निकालना है कि वो कितना टाइम यहां पर होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे ये जो बढ़ रहा है, ये बढ़ोतरी जो हो रही है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो मुझे बताओ, एक साल में कितने बढ़ेंगे? 40 पैसे। 2 साल में कितने बढ़ेंगे? तुम कहोगे 80 पैसे। 3 साल में कितने बढ़ेंगे? तुम कहोगे 40 या 120 यानी कि 1 रुपए 20 पैसे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ये टी की वैल्यू 5 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 आ जाए, तो मैं पूछूं 5 साल में कितने बढ़ेंगे, तो तुम कहोगे कि 0.40 इंटू में टी। अब देखो, ये बात अगर नहीं समझ में आई तो मैं एक बार समझा देता हूं। भाई देखो, एक साल में 0.4 बढ़ रहे हैं, तो तुमने कहा 3 साल में 1 रुपया 20 पैसा बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं टी की वैल्यू को 3 लगा दूं तो 40 गुना 3 कितना बनेगा? 120। और पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो तुम भी 2 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगा देना। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो टी की जो भी वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता कितनी है, जो भी टी की वैल्यू होगी उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इससे, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने साल बाद ये इससे कितना बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो अब इस चीज को लिखना कैसे, ध्यान से सुनना। ये पहले रेट कितना था एक्स का? 4.20, प्लस में बढ़ोतरी कितनी? 0.40। ये रुपए हैं तो ये भी रुपए रखना, इसको पैसे बनाओगे तो इसको भी पैसे बना के रखना। ठीक है, सेम रखनी है यूनिट।
और इनटू में मैंने लिखा टी। मैंने कहा भाई मान लो कि 5 साल के बाद ये पैसे में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब देखो जैसे 3 साल के बाद बताया ना, 40 पैसे के हिसाब से 3 साल में 1 रुपए 20 पैसे बढ़ जाएंगे, और 1 रुपए 20 पैसे जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये अमाउंट बनेगी इसी तरह से ये अमाउंट भी बना के देखो। ये आज कितनी है 6.30, और टी टाइम के बाद ये कितनी हो जाएगी 0.15 इंटू में टी, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 0.40। अब ध्यान दो, यहां पे 40 पैसे लिखा था ना, मैंने इसको 0.40 लिखा, क्यों? क्योंकि ये सारा रुपीज में चल रहा है। ठीक है, मैं आपको इसको पैसे में भी चला के दिखा दूंगा कैसे करना है। तो फिलहाल ये बात में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे टी क्यों लिखा गया। भाई 1 साल अगर ये टी की वैल्यू होती, भाई 1 साल होता तो यहाँ पे 40 पैसे रहते, अगर ये 2 साल होते तो 40 दूनी 80 पैसे हो जाते, 3 साल होते तो 1 रुपये 20 पैसा, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। तो वो कितना टाइम होगा मुझे नहीं पता, इसलिए उसको टी रखा गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। दिस इज 4.20 प्लस में 0.40 टी, और यहां माइनस था इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया था। ठीक है, माइनस जैसे अब ओपन होगा तो ये क्या होंगे, इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस से क्या होगा माइनस, तो माइनस 0.15 टी इक्वल टू 0.40, ये तो चल ही रहे। ठीक है भाई, अब देखो 4.20 और 6.30, जब इनको मैं सोल्व करूंगा तो माइनस के ज्यादा है तो कितने बचेंगे माइनस के, तो माइनस करके देखो कितना बचा 2.10। ठीक है, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 2.10। अच्छा, ये भी प्लस का और ये माइनस का, तो इस प्लस में इसको करेंगे तो प्लस की ज्यादा है हमारे पास, तो 0.40 में से ये करेंगे तो 0.25 टी, और इक्वल टू कितना है 0.40। अब इस भाई साहब को इधर भेज दो, ये भाई साहब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 0.25 टी इक्वल टू ये प्लस हो गया तो कितना बन गया 2.50। क्या यहां तक बात समझ में? तो यहां से मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी 2.50 अपोन में 0.25, 0.25। बात आ रही है समझ में? इसको मैं इधर लेके आ गया। अब देखो इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल का तो काम ही खत्म हो गया, इसका तो रोल ही खत्म हो गया। बचा कितना, ऊपर बचा 250, नीचे बचा 25, तो कट करेंगे तो कितना बनेगा 10, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि 10 साल के बाद एक्स जो वस्तु है इसका प्राइस वाई वस्तु से 40 पैसे बढ़ जाएगा 10 साल के बाद। तो मुझे बताओ 2014 में अगर मैं 10 ईयर ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या बनेगा 2024। कहां लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। बात आ रही है समझ में? किस तरह से आंसर आपने करना है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जो बच्चा चाहे कि नहीं हमें तो ये रुपीज में पॉइंट वाला सिस्टम ही पंगा लग रहा है, तो भाई वो टेंशन ना ले किसी भी तरह की। ये क्या करें, इसको 4.20, ये 4 रुपए 20 पैसे, तो इसको 420 पैसे लिख सकते हैं। प्लस में ये 40 पैसे, तो इसको तो 40 इंटू में टी लिखते हैं, ये भी पैसे ये भी पैसे। माइनस में ये 630 हो गए, और माइनस खुलने से ये माइनस के 15 टी हो गए, इक्वल टू कितना बनेगा 40। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो कर लोगे ना अब इसको। 40 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 25 टी। ठीक है, इधर से इसको माइनस करूंगा तो कितने बनेंगे, तो देखो माइनस करेंगे तो माइनस की ज्यादा है, 0 1 2 210 इक्वल टू 40। 25 टी बराबर है, ये उधर जाएगा तो 250 बनेगा, और यहां से टी की वैल्यू कितनी आएगी 250 को 25 से डिवाइड करूंगा तो कितने पे कटेगा 10 पे। तो आप पॉइंट के चक्कर में ना फंस के इसको ऐसे भी चलाएंगे तो ये आपको आसान लगेगा। क्लियर है? तो 2014 में 10 साल आपने ऐड करने, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 2024। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा देता हूं, तब तक आप कोशिश करें कैसे होगा ये। तो क्वेश्चन है कि वाटर बॉइल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्ट्स एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस। If the temperature of a particular day is 35 डिग्री सेल्सियस then it is equivalent to Fahrenheit में आपसे पूछ रहे हैं।
कह रहा है कि पानी जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री पर उबलता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री पर वो पिघल जाता है। तो किसी विशेष दिन का तापमान अगर 35 डिग्री सेल्सियस है तो ये फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा। तो एक बात देखो, चीजों को याद रखने के लिए ना आपको कोरिलेट करना होता है। तो कैसे कोरिलेट करेंगे, यहां पे आप देखिए जो टेम्परेचर लिखा है वो फ़ारेनहाइट में, देखो ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू 2012, ये और ये लिखा है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो मैं यहां से ये बताना चाह रहा हूं कि फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है और सेल्सियस में जो होता है वो छोटी वैल्यू होती है। अब तुम कहोगे कि सर जी ये क्यों बता रहे हो, तो भाई ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको टेम्परेचर को चेंज करना है किससे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 और प्लस में 32। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस टेम्परेचर इंटू 9/5 और प्लस में 33। देखो फ़ारेनहाइट में बनाना है तो आप याद रखना फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है, इसलिए इसमें यहां पे प्लस आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से हम डिग्री सेल्सियस का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो इसी फॉर्मूले को चेंज कैसे करेंगे, ये 32 इधर आके माइनस हो जाएगा तो f माइनस 32 बनेगा, f माइनस 32 हो गया ना, इक्वल टू क्या है c इंटू 9/5, ठीक है। लेकिन मुझे अगर सेल्सियस में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस 9/5 को भी इधर ले आऊंगा। ये 9/5 जब इधर आएगा भाई साहब तो ये 5/9 बन जाएगा, यानी कि ये पलट जाएगा, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो ये 5/9 बन जाएगा। तो आप बजाय दो दो फार्मूले याद रखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये फार्मूला इसी से तो बनाया, ठीक है। तो सिंपल सा क्या कह रहा हूं कि अगर फ़ारेनहाइट में बनाना है तो आपने करना क्या है, बेटे शोर नहीं करो, फ़ारेनहाइट क्या होता है, बड़ा होता है सेल्सियस से, तो आपने सेल्सियस का टेम्परेचर इंटू 9/5 प्लस में 32, तो प्लस होगा 32। और फ्रैक्शन कैसे लिखना है ये कैसे याद रखेंगे, ध्यान दो, 9/5 लिखें कि 5/9, मन में ऐसा आएगा कई बार यार क्या लिखना चाहिए, तो भाई देखो बड़ा बनाना है तो बड़ा नंबर ऊपर रखना, ठीक है। अगर सेल्सियस बनाना है तो सेल्सियस छोटा होता है तो फिर उसमें ये माइनस भी होगा और ये छोटा नंबर ऊपर रखना है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पे यदि किसी विशेष दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस की वैल्यू है 35, इंटू में 9/5 और प्लस में 32, तो 5 सत्ते 35, 7 में 63, 63 प्लस 32 एंड आंसर इज 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 95 डिग्री कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे। क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं होगी, समझाया मैंने आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इसी के साथ फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। हाँ जी, कंपनी सी सेल्स अ लाइन ऑफ 25 प्रोडक्ट्स विद एन एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ ₹1200. If none of these products sells for less than ₹420 and exactly 10 of the products sells for less than ₹1000, then what is the greatest possible selling price of the most expensive product? ये कह रहा है कि कंपनी सी है जो 1200 रुपए के औसत खुदरा मूल्य के साथ 25 उत्पादों को एक पंक्ति में बेचती है। यदि इनमें से कोई भी उत्पाद 420 रुपए से कम नहीं बिकता, मतलब 420 से सस्ता देना ही नहीं है, और ठीक 10 प्रोडक्ट 1000 से कम में बेचते हैं, 1000 से सस्ते कितने प्रोडक्ट बेचे, 10 प्रोडक्ट बेचे, तो सबसे महंगे उत्पाद की अधिकतम संभव कीमत क्या है। तो देखो लाइन बाय लाइन चलना है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी सी 1200 के औसत मूल्य के साथ 25 प्रोडक्ट बेच रही है। इस बात का मतलब क्या है, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल होना, ऐसे समझ लो, एवरेज मींस क्या, इक्वल होना। तो कंपनी ने कितने प्रोडक्ट बेचे, 25 प्रोडक्ट बेचे, 25 प्रोडक्ट बेचे, और हर प्रोडक्ट का रेट क्या रखा, 1200 रुपए। देखो यहां पे 1200 रुपए के औसत खुदरा मूल्य का मतलब क्या कि जो 25 बेटे ये क्या है यार, जब पढ़ाऊं एटलीस्ट, जब तो तुम थोड़ा सा शांत रह जाया करो, इनको नीचे भेज दो यार। पीहू इधर आ, इधर आओ, आप इधर आओ। देखो ये बच्चे हैं ना, देखो कितने शरारती बच्चे हैं जिनकी कोई हद नहीं। जैसी मैं क्लास बनाऊंगा ना, इनकी चू चे चा ची ये शुरू हो जाती है, देख लो
करें पिटाई आपकी, कर दें पिटाई? देख लो क्या शक्ल बना के आई है, शर्म नहीं आती इसको, लड़की को। एक ये, और इसकी भी उस्ताद है ये बड़े वाली, ये तो इसको छेड़ेगी और फिर वो रोएगी। देखो ये अगर वीडियो में पीछे जो आवाजें आती है इन बच्चों की आती है, कोशिश की जाती है कि ये बच्चे क्लास के टाइम पे बाहर रहे, पर क्या करूं यार। हेलो सर। ऐसे बोलो, हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। चलो बोलो, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? बाय। ओके बाय। चलो एक मिनट भाई, एक मिनट। तो भाई वो बच्चे ऐसे बीच में, उधर से कैमरा की सेटिंग की गड़बड़ होगी, ठीक है? तो कोई नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना भाई, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट बीच में कर लेना, ठीक है? तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो कंपनी सी है उसने 25 प्रोडक्ट बेचे और एवरेज प्राइस क्या रखा, 1200 रुपए। तो तुम मुझे बताओ भाई, अगर 25 प्रोडक्ट 1200 के हिसाब से बेचेंगे तो टोटल कितने के बिकेंगे? तो तुम कहोगे 2500 गुना 12 करेंगे तो 2 जीरो तो ही आ गई, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 30,000 के बिकेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे टोटल थे 25, जिसमें से एक प्रोडक्ट, खैर देखो उसने बोला सबसे लास्ट लाइन में, तो सबसे महंगे उत्पाद की अधिकतम संभव बिक्री कीमत क्या होगी? तो 25 में से एक प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम रेट पे बेचना है, तो एक प्रोडक्ट अगर इसमें से निकाल दूंगा तो बच्चे कितने, 24। तो ये इसका रेट निकालना है, तो इसका मतलब हम 24 को बेचते हैं जैसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके हिसाब से। अब वो कैसे बेचने, देखो उसने बोला कि 10 प्रोडक्ट से जो है कम, ठीक 10 से कम जो है वो 1000 से कम बिके हैं, ठीक है भाई? तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि 420 से कम नहीं बेचना और मुझे ये मैक्सिमम रेट में बेचना है, तो मैं क्या करता हूं कि जो प्रोडक्ट है उसको सस्ते से सस्ता बेचूं, इसको जितना सस्ता बेचूंगा उतना ये महंगा बिकेगा, ठीक है? तो ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं? तो तुम कहोगे कि 10 प्रोडक्ट हैं। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर जी यहां 10 कैसे आ गया? ध्यान से देखो, उसने कहा यदि इनमें से, सेकंड लाइन में यहां से क्या बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं यदि इनमें से कोई भी उत्पाद 420 से कम नहीं बिकता, यानी कि मिनिमम 420 का तो बेचना ही बेचना है, और ठीक 10 उत्पाद 1000 से कम में बेचते हैं, यानी कि 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 1000 से कम के बेचे, तो 1000 से कम कितना कम, 420 से कम नहीं जाना, तो 420 तक तो मैं बेच सकता हूं ना इनको, ठीक है? अब ये तो बेच दिए, चलो 14 यहां बेच दिए, बेचने हैं 24, तो इस सॉरी 10 यहां बेच दिए, बेचने हैं टोटल 24, तो इसका मतलब ये 10 बेच दिए तो बचे कितने, 14, और ये इसको 1000 से कम में नहीं बेचना, तो 1000 का तो बेच सकता हूं भाई, ठीक है? तो 1000 का ही बेच सकते हैं। तो ये कितने के बिकेंगे, तो 420 गुना 10 करेंगे तो 4200 तो ये हो गए भाई, और ये करेंगे तो 14000 के ये हो गए, 14000 के। तो 14000 और 4200 इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेंगे, 18200 रुपए। तो इनको मैंने कम से कम बेचा भाई, इसको 1000 का ही बेचा भाई, 1000 से कम में बेचे हमने कुछ प्रोडक्ट, तो कितने कम बेचे, 420 के बेचे तो 10 प्रोडक्ट, और बाकी 1000 से कम जो है हमने बेच दिए, तो बाकी बच्चे को हमने 14 प्रोडक्ट को 1000 के हिसाब से बेच दिया, तो 18200 के बिके। टोटल कितने के बिकने चाहिए, 30000 के। अब 30,000 के टोटल बिकने चाहिए, जिसमें से 18200 रुपए ये अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस करने के बाद ये 11800 रुपए का कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, ये वाला, ठीक है? और ये क्या होगा, मैक्सिमम रेट होगा। तो 11800 आपको दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, ये बनेगा इसका आंसर। पता लगा कैसे भाई, इनको कम से कम में बेच दो, ये अपने आप ज्यादा रेट का आ जाएगा, ठीक है? तो ये करना था आपने इस क्वेश्चन में। तो इसी के साथ फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, और एक लाइन का क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा सर जी क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, तो आपको बता दूं मैं इसके लिए कि इसके लिए आपको कोई भी जर्नल कंपटीशन की मैथ की बुक लेने हैं, और उसमें जो ये चैप्टर होते हैं ना स्टार्टिंग में, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, ये कहां लिखे हैं, सारे सिलेबस में मैंने बता रखे हैं, और मेंसुरेशन भी,
ये सारे टॉपिक अगर आप करेंगे तो ये जो 15 क्वेश्चन वाला पार्ट है ये आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का क्या लेवल है वो आप देख के चलें। क्वेश्चन है कि अ मैन बोट सम एग्स ऑफ विच 10% आर रोटन, ही गिव्स 18% ऑफ द रिमाइंडर टू हिज नेबर्स, नाउ ही इज लेफ्ट आउट विद 36 एग, हाउ मेनी एग्स ही बोट। कह रहे एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे थे जिसमें से 10% सड़े हुए थे और बचे हुए का 80% उसने पड़ोसियों को दे दिया। तो अब उसके पास अगर 36 अंडे बचे हैं तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। तो अब देखो इसके लिए मैं एक ही लाइन लिखूंगा जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि ये जो 36 अंडे बचे हैं ये जो है इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू। आपने क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल वैल्यू तक पहुंचाना है, यानी कि 36 अंडे तक आपने क्वेश्चन पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगा अब वो देखते हैं, ध्यान दो। मान लिया टोटल अंडे कितने थे x, टोटल अंडे कितने थे x, जिसमें से 10% सड़े हुए हैं। तो भाई सड़े हुए जो हैं उनको खाएंगे थोड़ी, उनको तो बाहर फेंक देंगे। तो ध्यान रखना परसेंटेज की जब मैं बात करूंगा तो आप ध्यान रखना हर चीज को 100% लेके चलेंगे। तो तुम मुझे बताओ अगर 100 में से 10 खराब हो गए, बचे कितने 90। ठीक है, इसी बात को परसेंटेज में बोलता हूं। अगर 100% में से 10% खराब है, सड़ा हुआ है, तो उसको हटा देंगे तो कितना सही है, तो तुम कहोगे 90%। तो इस टोटल का 90% अगर आप कर दोगे तो ये बचेगा आपका जो साफ साफ अंडे हैं जो खाने लायक हैं। ठीक है, अब ऐसा कब कब करना है, ये मल्टीप्लाई का साइन कब कब लगाना है, जब भी क्वेश्चन में लिखा है ना शेष का यानी कि बचे हुए का, तो आपको बता दें ये बचे हुए अंडे हैं। देखो आपके पास अगर 100 अंडे थे तो 100 का 10% होगा 10 इसमें से खराब निकल गए, बचे कितने 90। ये 90% यानी कि 90 ही है। ठीक है, अब देखो कह रहा है बचे हुए का 80% पड़ोसियों को दे दिया। अब एक बार बताओ पड़ोसियों को जब 80% दे दिया तो उसके पास कितना परसेंट बचा, तो 20% बचा। अब ये मत बोलना तो सर 90% में से 80% दे देगा तो 10 ही परसेंट बचेगा। नहीं भाई, वो जो 90 बचे हैं वो अपने आप में 100% है। ठीक है, वो जो 90 बचे हुए हैं, वो जो 90 अंडे हैं वो अपने आप में एक 100% वैल्यू को बना रहे हैं। तो परसेंटेज में जब भी बात करेंगे तो हर बार आप 100 में से माइनस करते हुए चलेंगे। तो अगर 80% बचे हुए का कौन है बचा हुआ, ये इस बचे हुए का 80% पड़ोसियों को दे दिया तो इस बचे हुए का 20% तो उसके पास बचा। और भाई जब भी परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता है, इसलिए नीचे 100 आ रहा है। तो इस बचे हुए का 20% ये उसके पास बचा है जो कि किसके बराबर है, 36 अंडों के बराबर है। तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए शेष का बचे हुए का तो ऐसे लिखते रहना, जो दे दिया उसको छोड़ दो, जो बच गया उसको लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो काट देते हैं इसको, इस 2 जीरो से कट गई ये 2 जीरो। ठीक है, अब जब भी इक्वल का साइन आएगा तो ऊपर से ऊपर उड़ा सकते हैं, 9 चौके 36, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा ये भी तो बचा हुआ है, इस 2 से भी इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 9 से 4 पे कटा, 2 से 2 पे कटा, 100 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना बनेगा 200, यानी कि टोटल थे 200 अंडे। और 200 अंडे कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, ये बनेगा इसका जवाब। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ दो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया है, करो फटाफट। अब कह रहा है 6 years ago the ratio of ages of Kunal and Ravi was 6:5. 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10. What is Ravi's age at present? कह रहे 6 साल पहले कुणाल और रवि की आयु का अनुपात 6:5 था। 6:5 ये किसकी है, कुणाल की और रवि की। कब, 6 years ago, 6 साल पहले। ठीक है भाई, अब कह रहे 4 साल बाद यानी कि आफ्टर 4 year आफ्टर, 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या है, कह रहे हैं इनकी जो उम्र का रेशियो है वो कितना है, 11:10। क्लियर है भाई। तो कह रहा है कि वर्तमान में रवि की आयु कितनी है, यानी कि प्रेजेंट एज पूछी जा रही है रवि की। तो अब देखो करना कैसे है भाई, ये रेशियो का कंसेप्ट यहां पे आ गया। तो तुम देखो यहां ये रेशियो 6 से 11 हो गया, कितना चेंज हुआ, 5 का। ये रेशियो 5 से 10 हो गया, कितना चेंज हुआ, 5 का। क्लियर है। तो आप मुझे बताओ ये जो 5 का रेशियो में चेंज आया ये किसने पैदा किया, तो आप कहेंगे कि ये टाइम ने पैदा किया। ये रेशियो किसकी वजह से आता है, टाइम की वजह से आता है। ठीक है, तो ये जो 5 का डिफरेंस है रेशियो में, इसको कौन पैदा करता है, ये टाइम का डिफरेंस। अब टाइम का डिफरेंस कितना हुआ भाई, अब टाइम का डिफरेंस हुआ 6 और 4 10 साल। अब तुम कहोगे कि बोला सर 6 और 4 का डिफरेंस तो 2 साल होता है, 10 साल कैसे आ रहा है। तो सुनो भाई,
अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी बात कहूं कि भाई मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं अगले 4 साल तक और पढ़ाऊंगा, तो मैंने कितने साल पढ़ाया? मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूं और अगले 4 साल तक और पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब मैंने टोटल 10 साल पढ़ाया। कितने साल पढ़ाया? 10 साल पढ़ाया। ठीक है भाई, तो ये 5 जो है ये 10 के बराबर है। ठीक है, तो 5 अगर 10 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। तो ये 1 2 की वैल्यू जरूरी नहीं थी, हमें इस रेशियो की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि मुझे 5 की ही वैल्यू चाहिए थी जो कि 10 आ रही थी, तो आपको काटने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ 5 की जगह 3 लिखा होता मान लो, तो फिर इसलिए काटना पड़ता। तो 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 5 से काट दो 2। भाई 1 2 के बराबर है, तभी तो 5 10 के बराबर हुए थे। ठीक है, तो यहाँ 3 होता तो 1 2 के बराबर, तो 3 6 के बराबर। ठीक है, तो 1 2 के बराबर तो 5 किसके बराबर? 10 के बराबर। इसका मतलब 10 साल एज होगी रवि की। लेकिन कब? ये तो 6 साल पहले की बता दी ना भाई साहब, वो तो अब की पूछ रहे हैं। तो अगर 10 साल का कोई 6 साल पहले था तो आज कितने का होगा? तो तुम 6 साल और जोड़ दो तो आंसर बनेगा 16 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आपके सामने आ गया। अब देखो, कह रहा है कि एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेट 50 ग्राम, इट कंटेन्स 80% गोल्ड, हाउ मच गोल्ड should be added to the alloy so that the percentage of gold is increased to 90। कह रहा है कि सोने और चांदी की एक मिश्र धातु का वजन 50 ग्राम है और इसमें 80% सोना होता है, तो मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए ताकि सोने का परसेंट बढ़ के 90 हो जाए, यानी कि सोना जो है वो 90% हो जाए। पहले 80 था वो, फिर 90% हो जाए। ठीक है, तो देखो सिया बेटे, इसको बोलो आराम से बोलेगी, थोड़ा सा शोर ना करे। तो इसके लिए अब करना क्या है? इसके लिए अब जो तरीका होता है, देखो ऐसे भी हो सकता है कि टोटल कितना था? 50 ग्राम। इस 50 ग्राम के अंदर क्या कह रहा था? इसमें 80% गोल्ड है, तो गोल्ड कितना है? 80%। तो 50 का 80% तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे। हालांकि मैं ये चीजें मुंह जुबानी सिखाऊंगा आगे आगे जैसे चलेंगे। तो ये 40 ग्राम जो है इस 50 का, देखो टोटल 50 ग्राम था, इसमें गोल्ड कितना है? तो 50 का 80%, परसेंट हटेगा 100 लगेगा, काट पीट के कितना बनेगा? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ये बच गया। तो दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे सिल्वर है, तो सिल्वर कितना बच गया? 10 ग्राम। क्लियर है यहां तक बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान था। अब कह रहा है कि मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाना चाहिए, तुम मुझे बताओ। पहले गोल्ड कितना था? 40, अब कितना और मिला दूं? हमें नहीं पता। सिल्वर तो उतना ही है, चांदी तो 10 पहले थी, 10 अब होगी। कितना मिलाया जाना चाहिए कि अब जो सोने का परसेंट है, जो गोल्ड का परसेंट है वो 90% हो जाए। तो गोल्ड जो है वो कितना हो जाए? 90%। भाई ये 90% अगर हो गया तो 10% तो ये भी बचेगा ना। तो इसके सामने इसका परसेंटेज, इसके सामने इसका परसेंटेज। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो आप 0 से 0 भी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वल होते ही मैं नीचे से नीचे उड़ा देता हूं। तो 40 प्लस एक्स अगर 90 है तो एक्स कितना बनेगा? ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जवाब कितना बनेगा? 50। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये किसी बच्चे ने गलत मार्क कर रखा है, आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50 रहेगा। ठीक है, तो पूछ रहा था कितने ग्राम मिलाना चाहिए, तो आंसर आएगा 50 ग्राम। तो एक मेथड तो है भाई इसका ये। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो कि आसान होगा, क्योंकि इसमें तो ज्यादा कहानी लिखनी पड़ती है। आप इधर लिखें गोल्ड, इधर लिखें सिल्वर। शुरुआत में 80% सोना है, तो 80% ये है। तो भाई देखो परसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को 100 में से मापना ही परसेंटेज है। तो अगर 100 में से 80 गोल्ड है तो फिर 20 जो है वो सिल्वर भी होगा। और यहां से मैं रेशियो देखूंगा तो कितना बनेगा? दिस इज 4:1, 4 अनुपात है, यानी कि 4 हिस्से गोल्ड है, 1 हिस्सा इसमें क्या है? सिल्वर है। फिर कह रहे हैं मिश्र धातु में कितना सोना मिला दिया जाए। अब सोना कितना मिला दिया जाए कि अब ये 90% हो जाए। तो भाई अगर 90% यानी कि 100 में से 90 ये है तो फिर 10 ये भी बचेगा, और यहां से रेशियो बनाऊंगा तो कितना बनेगा? दिस इज 9:1। ठीक है, ये गोल्ड अब ये सिल्वर। ठीक, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। और इस मेथड से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या याद रखनी है भाई आपने? कि जो चीज मिलाई जाए उसका रेशियो तो चेंज हो, जो चीज ना मिलाई जाए वो फिक्स रहे। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्लास चल रही है, मान लो एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं जिसमें 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज जो हैं वो इस क्लास को देख रहे हैं। अगर मैं कहूं आपको कि इसमें 5 बॉयज और आगे, तो मुझे बताओ बॉयज कितने हुए? पहले 20 थे तो अब 5 और आगे तो 25 हो गए। लेकिन गर्ल्स पहले 10 थी तो गर्ल्स कितनी है?
तो कहोगे सर गर्ल्स तो 10 थी पहले, अब भी 10 ही है। तो गर्ल्स पे कोई चेंज नहीं पड़ा, लेकिन बॉय 20 से 25 हो गए। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर गोल्ड मिलाया जाए तो गोल्ड का रेशियो चेंज हो, लेकिन सिल्वर तो ना मिलाया तो फिर इसका चेंज ही नहीं होने का मतलब। तो यहाँ पे ये चीज जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिक्स है। अगर ये फिक्स नहीं होती तो मैं इसको फिक्स करता मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेंगे तब समझाएंगे आपको ये चीजें। तो फिलहाल यहाँ पे सिल्वर पहले भी एक था, बाद में भी एक था, लेकिन गोल्ड 4 से 9 यानी कि कितना बढ़ गया 5। अब ये 5 क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने मिलाया है इसलिए बढ़ गया। तो ये 5 की वैल्यू मुझे बतानी है कि ये किसके बराबर है। उसने पूछा कि कितना मिलाया जाए, रेशियो के हिसाब से 5 मिलाया जाए, पर वैल्यू के हिसाब से कितना मिलाया जाए ये अभी आगे देखते हैं। तो अब आता है कंपेयर करना। कंपेयर किससे करते हैं? जो वैल्यू गिवन होती है। तो गिवन क्या है? 50 ग्राम टोटल। तो इसके हिसाब से टोटल कितना है? इसके हिसाब से टोटल पहले 4 हिस्से गोल्ड के थे, 1 हिस्सा। अब ये नहीं बोलना, परसेंटेज वाला नहीं बोलना, अब ये इतना हो गया भाई, 4 गोल्ड था 1 सिल्वर था, टोटल था 5। तो 5 की वैल्यू कितनी थी? 50 ग्राम। और मुझे निकालनी कितनी की थी? 5 की निकालनी थी। तो फिर ये आंसर ही आ गया। तो 5 की वैल्यू 50, आंसर ही आ गया 50। तो ये आपका आंसर और 50 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि भाई अ ट्रेन लीव्स अंबाला एट 6 AM एंड रीचेस दिल्ली एट 10 AM. Another train leaves Delhi at 8 AM and reaches Ambala at 11:30 AM. At what time do the two trains crosses each other? देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, एक अच्छे लेवल पे, ठीक लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक रेल है, एक ट्रेन है जो अंबाला से सुबह 6 बजे चली और दिल्ली पहुंच गई सुबह 10 बजे। तो तुम मुझे बताओ 6 बजे रेल चली और 10 बजे दिल्ली पहुंच गई तो कितने घंटे लगे? तो तुम कहोगे 4 घंटे लगे भाई इसको। अंबाला से दिल्ली जाने के कितने घंटे लगे? 4 घंटे। अब दूसरी रेल थी, वो दिल्ली से चली 8 बजे और अंबाला पहुंच गई 11:30 बजे, कितने घंटे लगे? तो तुम कहोगे 3.5 घंटे लगे। कितने लगे? 3.5 घंटे। और 3.5 घंटे का फ्रैक्शन अगर मैं सोल्व करूं तो 3 दूनी 6 और 1 7/2। यार ये छोटे वाली बेटी है ना मेरी, ये इतना शोर करती है ना, मतलब जिसकी कोई हद नहीं, बहुत जिद्दी है यार। 3.5 घंटे का मतलब 7/2 घंटे। ठीक है, तो कह रहा है कि किस टाइम दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा नीचे टाइमिंग मेंशन कर दूं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम लगेगा ना वो थोड़ा सा मिसमैच है। ये 6 बजे चली थी और 10 बजे पहुंच गई थी। ये चली थी 10 बजे, नहीं सॉरी 8 बजे चली थी, 8 बजे चली थी और 11:30 पहुंची है। 8 बजे चली है और 11:30 पे ये पहुंच गई। ठीक है, तो मैं यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम है, सिर्फ टाइम है ना, तो मेरे पास स्पीड है ना ही मेरे पास डिस्टेंस है कि कितना डिस्टेंस है कितना नहीं है। तो अब आपने क्या याद रखना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। देखो मैं ये जो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं इस तरीके से समझा रहा हूं। देखो टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं मानता हूं ये क्वेश्चन इतनी देर के हैं नहीं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन कहीं दोबारा आपको दिखे फिर छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखो डिस्टेंस कहां से लाओगे, स्पीड कहां से लाओगे, सारी चीजें अभी बना देते हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम। अब यहां तो सीधा नंबर है, यहां फ्रैक्शन वाला है, तो टेंशन नहीं लेनी। अगर नंबर ऐसे होते सीधे सीधे तो 4 और 7 का एलसीएम बनेगा 28। तो 28 किलोमीटर आपने लेना है डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, ऊपर ऊपर वालों को ध्यान रखना, अगर यहां नंबर ही 7 है तो फिर 4 7 28 हो गए सीधा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में भी है तो कोई बात नहीं, 4 और 7 ऊपर ऊपर वालों को एलसीएम लेके यहां लिख देना। ये क्या बन गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी बन गई। दूरी बन गई कितनी? 28 किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखो डिस्टेंस अपोन में अगर मैं टाइम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी? स्पीड। स्पीड यानी कि चाल की होती है दूरी बटे में समय। तो अगर मैं 28 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा? 7। और ये क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये किलोमीटर में, ये घंटे में, तो स्पीड आएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आई? इसको इससे भाग कर दो। ठीक है, सिमिलरली 28 को भाग करो किससे? 7/2 से। देखो इसको इससे डिवाइड किया था तो ये आया था, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो इसको जब सोल्व करूंगा तो ये भाई नीचे वाला ना पलट जाता है, ऐसे बन जाता है। तो 7 चौके 28, ये बनेगा 8। ये स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। ये समझाया लिख के। अब सुनो डायरेक्ट कैसे। सबसे पहले 7 से इसको कट करो, कितने पे कट हुआ? 4 पे। जितने पे कट हुआ उसकी मल्टीप्लाई नीचे कर देना, 4 दूनी आ जाएगा 8।
क्लियर है। अब मेरे को पता लग गई है स्पीड, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, सारी चीजें पता लग गई। अब देखो, अब दो ट्रेन चल रही है, ये चली थी कितने बजे, 6 बजे, ये चली थी 8 बजे, तो यहाँ पे लगेगा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो मुझे बताओ, ये ट्रेन चलेगी 8 बजे, ये चली 6 बजे, तो 6 बजे जब ये चलेगी तो ये तो चलना शुरू कर देगी, 6 बजे चली, जैसे ही 8 बजे ये भी चलना शुरू कर देगी और 8 बजते ये दोनों ट्रेन मिलके चलेगी। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब टाइम यहां पर अलग अलग हो, इसीलिए लिखा था ये 6 बजे, ये 8 बजे, तो ये वाली ट्रेन 6 बजे चली और कितने घंटे अकेली चलेगी, 2 घंटे। देखो ये 6 है, ये 8 है, तो 2 घंटे अकेली चलेगी। तो 2 घंटे में ये ट्रेन कितना कवर करेगी, तो तुम मुझे बताओ, 1 घंटे में तो 7 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में कवर कर देगी 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर देगी। करना कितना है कवर, 28, टोटल था 28, ठीक है, जिसमें से कवर कर दिया 14, बच गया कितना, 14। ये 14 किलोमीटर कवर करना और बाकी है, ठीक है, ये 14 किलोमीटर और कवर करना है। तो पूछ रहे हैं कि दोनों रेल एक दूसरे को, अब ध्यान दो, एक ट्रेन जो 6 बजे चली थी, जो 6 बजे चल रही थी पहले, वो चल रही है, ये 6 बजे वाली आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, 8 बजे, 8 बजते ही अब ये दोनों चल गई, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस बचा हुआ है उसको दोनों मिलके कवर कर रही है। और कितना टाइम लगेगा इन दोनों को मिलने में, तो यहां से टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कवर कितना करना है, 14 किलोमीटर, स्पीड क्या लूं, अब ध्यान दो, अरे भाई ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, दोनों इकट्ठी आ रही है ना, 8 बज चुके हैं, 8 बजने के बाद दोनों इकट्ठी आ रही हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि 7 जमा 8, यानी कि 15 की स्पीड से वो कवर करेंगी। तो इसके अपॉन में क्या आएगा, 15, तो इतने घंटे लगेंगे भाई। ये क्या है, डिस्टेंस दूरी है किलोमीटर में, ये है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम जो आएगा वो घंटे में आएगा। तो 14/15 घंटे सोल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो घंटों में नहीं आएगा, वो मिनट्स में आएगा, यानी कि मिनट के बाद वो मिलेंगी। तो इसको मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 15 चौके 60, 14 चौके 56 मिनट, यानी कि जैसी 8 बजने के बाद दोनों इकट्ठी चलेंगी तो 56 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखना, टाइम कहां से काउंट होगा, यहां से नहीं होगा, अब यहां से काउंट होगा। क्यों, क्योंकि 8 बजे के बाद वो इकट्ठी चली थी और 8 बजने के 56 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिली, तो आंसर क्या बनेगा, 8:56 AM। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, गलती से ये मत लगा देना। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 8:56। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका किसका है, ये है आपका पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी का। Two taps A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. An outlet pipe C can empty the full tank in 15 minutes. A, B and C are opened alternatively, each for 1 minute. How long will tank take to fill in minutes? ये आपने बताना है। कह रहे हैं कि दो नल हैं A और B, एक टंकी को 20 मिनट में और 30 मिनट में पूरा भर देंगे। एक नल और लगा रखा है सी, वो क्या है, टंकी को खाली कर दे रहा है, कितनी देर में, 15 मिनट में, भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर देगा। कह रहा है ए, बी और सी को वैकल्पिक रूप से, अभी ऊपर आया था इंग्लिश में अल्टरनेटिवली, वैकल्पिक का मतलब क्या है, अल्टरनेटिवली, मतलब पहले ए को चला दो, फिर बी को चला दो, फिर सी को चला दो, ऐसे चलाया जा रहा है। तो प्रत्येक को 1 मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाता है, ये खास है, हर एक को 1 मिनट के लिए बारी बारी से, का मतलब क्या कि जब ए चल रहा है तो बी और सी बंद है, ए ही चल रहा है, फिर 1 मिनट बाद ए को बंद कर देंगे, फिर बी को चलाएंगे, फिर 1 मिनट जैसे होगा बी को बंद कर देंगे, फिर सी को चला देंगे। ठीक है, ऐसे बारी बारी से तीनों एक एक बार चल रहे हैं। तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपने यहां पे लिखने हैं टाइम कौन कौन से, जो है 20 मिनट, 30 मिनट और एक और है लास्ट वाला 15 मिनट। ये कौन ले रहा है, ए, ये कौन ले रहा है, बी, और ये कौन ले रहा है, सी, और ये क्या है, खाली करने वाला, इसलिए माइनस का चिपका दो इसके आगे, इससे पता लगेगा खाली करने वाला है। अब क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 30, 30 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो, 31 जा 30, 30 से कम 30 होता है भाई, 20 की टेबल में 30 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब वो एलसीएम नहीं है। आगे बढ़ो, 30 दूनी 60, क्या 20 की टेबल में 60 आएगा, बिल्कुल आएगा, 30 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, तो 60 लीटर जो है ये टंकी की कैपेसिटी हमने ले ली। हमने मान लिया टंकी 60 लीटर की है, ठीक है, इससे भरवाएंगे 60 लीटर, तो 20 से काटेंगे, कितने पे कटेगा, 3 पे, इसका मतलब ये 3 मिनट
जो है एक लीटर जो है, ये टोटल 60 लीटर है ना, तो 1 लीटर जो है, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, कह रहा है कि 20-30 मिनट में भर सकते हैं और 15 मिनट में खाली करता है। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक है, यानी कि ये 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तभी तो 20 मिनट में 60 भरेगा। इससे डिवाइड करो कितना आएगा 2, इससे डिवाइड करो कितना आएगा 4, ये किसका रखना है माइनस का। यानी कि ये क्या आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई, जिसको हम बोलते हैं क्षमता। ये आपको चाहिए। देखो भाई, जिससे भी काम करवाना है ना, जिससे भी रियल लाइफ में जिससे भी काम करवाना है, जब तक आपको ये नहीं पता ना कि वो 1 मिनट में क्या कर सकता है या 1 दिन में कितना काम कर सकता है, तब तक नहीं काम करवा सकते आप उससे। क्लियर है ये बात? तो इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां पे मैंने ये एफिशिएंसी निकाल ली। कैसे निकाल ली वो आपको समझ में आया होगा। यानी कि ये जो है 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा, और ये 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर देगा। तो अब एक काम करते हैं क्या, कि इसको चलाया पहले मिनट तो कितना भरा 3 लीटर, अब इसको बंद कर दे। इसको चलाया अगले मिनट तो इसने कितना भर दिया 2 लीटर, अब इसको चला दिया अगले मिनट तो इसने कितना भर दिया, खाली कर दिया 4 लीटर। तो 3 2 5 और 5 में से 4 खाली हो गए, तो बचा कितना 1 लीटर। यानी कि टंकी में तो 1 ही लीटर गया। क्यों? क्योंकि 5 इन्होंने भरा था और 4 इस भाई साहब ने खाली कर दिया, तो 1 ही लीटर गया। लेकिन टाइम कितना लगा, 3 मिनट लगे, क्योंकि पहले मिनट ये चला था, दूसरे मिनट ये चला था और तीसरे मिनट ये चला था। तो 3 मिनट में ऐसा हुआ। फिर से अगले 3 मिनट में 1 लीटर भरेगा, फिर से अगले 3 मिनट में 1 लीटर भरेगा। इस तरह कब तक करते रहेंगे हम? तो एक लीटर भरने में लगे रहेंगे, 60 लीटर भरना है। तो इसका तरीका क्या होता है? अब तरीका सुनो। अगर यहां पे ये खाली करने वाला ना होता तो कोई टेंशन नहीं थी। तो इस टेंशन को थोड़ा सा याद रखना कि जब भी भरने वाले के साथ खाली वाला आ जाए, तो उसमें आपकी जो पूरी टंकी है कितने लीटर की, 60 लीटर की, इसमें से ये जो भरने वाले की कैपेसिटी है ना, इसको माइनस कर देना पहले। अब तुम्हें लगेगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, कहानी में रिवाइंड करके चलाऊंगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसमें से ना ये 5 लीटर माइनस कर लेना। कौन सा? भरने वालों की कैपेसिटी। यानी कि 60 में से 5 माइनस कर दे तो टंकी कितनी है, 55 लीटर की। तो बेखौफ हो गए तुम, 55 लीटर भरो। अब कैसे भरते हैं वो सुन लो। 1 लीटर भरा 3 मिनट में, फिर से 1 लीटर भरेगा 3, यानी कि 6 मिनट में 2 लीटर भरा, 9 मिनट में 3 लीटर भरा। तो 55 लीटर कितने में भरेगा? तो इसको 55 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 55 लीटर भरेगा कितने में, इधर भी 55 से, भाई हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा, 165 मिनट में। 55 लीटर भरा कितने में, 165 मिनट में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है भाई? अब भरना 55 थोड़ी था, भरना तो 60 लीटर था। ठीक है, अब भरना 60 था, तो अब क्या करो कि 55 लीटर भर गया 165 मिनट के अंदर। अब बारी किसकी आएगी, ए की। ये क्या करेगा, 3 लीटर भर देगा। ये कितना भर देगा, 3 लीटर। कितना हो गया, 58। लेकिन मिनट तो एक ले लेगा पूरा, है ना। 55 और 3 58 भर गया। अब बारी किसकी आई, बी की। ये कितना भर देगा, 2 लीटर। कितना हो गया, 60। लेकिन 2 भरने में मिनट तो एक ले लेगा। कितने हो गए, 167 मिनट। और 167 मिनट हो गए तो भाई साहब ये भी देखो टंकी भर रखी है, 60 लीटर पानी भर गया। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब ये आंसर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो आपके मन में डाउट आया, एक बार उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आपके मन में आया, बोला सर जी काहे के लिए पंगे ले रहे हो इतने। मैं कहा क्यों? वो कह रहा है जब 1 लीटर 3 मिनट में भरा जा रहा है और हमने भरनी है 60 लीटर की टंकी, तो क्यों ना 60 से मल्टीप्लाई कर दें। और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे 60 गुना 3 180 मिनट आ जाएगा। बोला जी आ गया आंसर, इसमें करना क्या था। बोला 60 लीटर भर तो दिया हमने, और कितने मिनट में, 180 मिनट में। तो अब ये आंसर सही है कि गलत है, इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये 60 से मल्टीप्लाई हुआ था 60 लीटर भरने के लिए। एक काम करते हैं, एक बार रिवाइंड करके चलते हैं। रिवाइंड कैसे होगा भाई, देखो अगर मैं यहां से चलूं कितने मिनट पीछे, अगर मैं यहां से चलूं देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से चलूं 55वें मिनट में, ये 55 लीटर भरा था, कितने मिनट की बात थी ये, 55 उस पे चल रहे हैं, यानी कि 165वें मिनट पे चल रहे हैं। जब 165 मिनट लगे थे तो टंकी में कितना लीटर पानी था, 55 लीटर। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बस। अब 55 लीटर भरा, मिनट हो गए 165,
ठीक है, तुमने कहा सर जी इसकी बारी आई, इसने 3 भर दिया, कितना हो गया 58, मिनट कितने हो गए 166। फिर बारी आई किसकी, इसकी, कितना हो गया 60, 60 भर गया, कितने मिनट हो गए 1 मिनट और। तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो कि नहीं सर जी अब 4 खाली करवा दो, 4 टंकी भर गई फिर भी तुम जबरदस्ती खाली करवा रहे हो, टंकी भर चुकी है। उसने पूछा भरने में कितना टाइम लगेगा, तुमने कहा नहीं हम तो खाली करवाएंगे, तो कितना हुआ 56, तो 1 मिनट और लगा दो। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। अब 56 लीटर भर गया, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे भाई ये तो 56 ही भरा, भरना 60 था, तो हमें एक काम करते, बारी किसकी आई इसकी, तो 3 लीटर इसने फिर भर दिया, कितना हो गया 59, 1 मिनट और लगा दो। बारी आई इसकी, कितना हो गया 61, तुमने 61 लीटर पानी भर गया, बोले एक और लगा दो। बोला सर जी मजे आ रहे हैं, अगली बार खाली भी तो करवाएंगे। अरे तुम सोच के देखो, 60 लीटर की टंकी में तुम 61 लीटर पानी भरवा रहे हो और अगले स्टेप पे तुम खाली करवा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि सर जी यहाँ पे आएगा अब 57। ये कहां की अकलमंदी है भाई। अरे 60 लीटर की टंकी में 61 कैसे भर जाएगा। बोला सर जी खाली करवा तो रहे हैं। अरे खाली तो जब करवाओगे ना जब वो भरा हुआ 1 लीटर, क्या जैसी टंकी में 1 लीटर फालतू हो गया बोलेगा कि मैं रुका हुआ हूं, तुम जाके बाल्टी ले आओ और फिर मुझे खाली कर लेना। ऐसा होता है कभी। 60 लीटर की टंकी में तुम 61 लीटर पानी भर रहे हो, पता लगा कि क्यों गलत था। ठीक है, यहां देखो 165, 66, 67, 68, 69, 70, अभी 180 तक तो पहुंचा भी नहीं। 180 तक तो पता नहीं कितना तुम भर दोगे और फिर कितनी बार खाली करवाओगे। तो सही तरीका क्या था वो मैंने आपको बताया कि याद रखना, जब भी भरने वाले के साथ खाली करने वाला आ जाए ना, तो उस सिचुएशन में भरने वाले की कैपेसिटी को माइनस करके सीधा सीधा ऐसे चला दो और फिर सीक्वेंस में चलते रहो। भाई 55 लीटर 165 में भर गया, बारी आई इसकी, हो गया 58, 1 मिनट और जोड़ दो। फिर बारी आई इसकी, हो गया 60, हो गया 60, एक और जोड़ दो, बस हो गया हिसाब। और क्या करना था, 167 आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। तो फिलहाल मेरे ख्याल से इतना ही छोड़ते हैं, अगली क्लास में डिस्कस कराऊंगा बाकी के क्वेश्चन, तो आप है ना इनको देख लेना। और हाँ, एक कमेंट करके बताना कि अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर जी फटाफट फटाफट करवा दो, इतना एक्सप्लेन ना करो, फिर मैं और थोड़ा स्पीड से करवा दूंगा। ठीक है, मेरा सिर्फ मतलब ये है कि जो क्वेश्चन एक बार कर लिया और वैसा क्वेश्चन कहीं दोबारा दिखा ना, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े, तो ये ध्यान रखना। तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतनी, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके।